सूत्रपाठ। सूत्रपाठ सूत्रपाठ। सूत्रपाठ। सूत्रपाठ दिखा दिया कि सिद्धो वर्ण समाम्नायाः तत्र चतुर्दशादौ स्वराः 10 समानाः तेषां द्वौ द्वावन्योन्यस्य सवर्णौ ऋकार लिकारौ च पूर्वो ह्रस्वः परो दीर्घः स्वरो वर्ण वर्जो नामी एकारादीनि संध्यक्षराणि दिखाइए। सूत्र आगे बढ़ाइए। नित्यम संध्यक्षराणि दीर्घाणि। नित्यम संध्यक्षराणि दीर्घाणि कादीनि व्यंजनानि ते वर्गाः पंच 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 वर्गाणां प्रथम द्वितीयः सा सा साश्चा घोषाः घोषवन्तोन्ये अनुनासिका ङायाणानामः अन्तःस्थः यरालावः ऊष्माणः सा सा साः आह इति विसर्जनीयः का इति जीवामूलीयः पा इत्युपदमानीयः अम इत्यनुस्वारः। अब यहाँ पर संधि करना है। पा ई उपदमानीयः अम इति अनुस्वारः। यहाँ पर कौन सी संधि हुई और कौन सा सूत्र लगा? यण संधि हुई है। यण संधि। यण संधि में सूत्र बोलिए। इकारे ये नहीं इवर्णे यम सवर्णो न च परो लोपस। इवर्णो या मसवर्णे नाच परो लोप्यः लोकोपचारात् ग्रहण सिद्धि लोक धन उपचारात धन ग्रहण। बताइए कौन कौन से सूत्र लगे? लोक धन उपचारात धन ग्रहण। बताइए यहाँ कौन सा सूत्र लगा? और उपचारात धन ग्रहण। उसका आने पर प्रथमा तृतीय हो जाता है। सूत्र बोलिए। सूत्र वर्ग प्रथमा प्रधानता स्वर घोष वस्तु तृतीयान। चलिए अगला परश्च परः धंचा परश्च परः धंचा संधि तोड़िए। सूत्र लगाइए। परः धंचा परश्च न शादी बस 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 विसर्जनीय चे छे वासम। बोलिए कौन सा सूत्र लगा? दोनों में एक ही सूत्र लगेगा। अरे पराधंचा परश्च यहाँ सूत्र लगाना है। विसर्जनीय चे छे वासम। हाँ दोनों में एक ही सूत्र लगेगा ना। एक ही तो संधि है। दो कहाँ है? परोष्ठ में भी वही सूत्र और दूसरे में भी वही सूत्र। परश्च परः धंचा। अगला सूत्र दिखाइए भैया जी। विसर्ग का से हुआ ना। विसर्ग का सा हुआ है। सा केवल परश्च। हाँ जाना विधि कराओ ना यार जाना। हाँ देखिए अगला सूत्र आ गया। अगला सूत्र किधर है भैया जी? यही है। हाँ व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत रीति ऋतो हो लोपः वा। संधि तोड़िए।
26 नंबर का सूत्र ऋति ऋताः ऋतोः धन लोपः धन वा। बताइए कौन कौन से सूत्र लगे। अकारे उकारे ऋतोः है। अकारे उकारे एदोत पर है पदांते अरे नहीं घोषवंतों के बाद। गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है, हाँ गलत। गलत है, पहला वाला सही है ना। अकारे उकारे अवर्णे उवर्णे एक सूत्र तो ये लग गया इसमें। ऋतो ये दो तरह पदांते लोप है, ये दो तरह पदांते लोप है। अरे नहीं, पहले आप कॉपी पे लिखेंगे नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी गलता सीधे ठोकते रहेंगे। हाँ बता दीजिए पहले। अरे वो नहीं लगेगा मेरी माँ। ऋतो धन लोपा धन वा। यहाँ पर बताइए ऋता ऋतो धन लोपा धन वा। 113 नंबर का सिला। हाँ घोष के घोष अगर आगे आए तो विसर्ग का रे हो जाता है, ये वाला आएगा इसमें। मुझे नहीं आएगा, क्या पता कौन सा आएगा। भैया जी एक एक बार तो आप बताओ, उसके बाद होगा हमारे से तो। आवाज गायब हो गई। अरे आवाज चली गई। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। अब आइए अब आई है। तो यहाँ एक तो ऋतो हो धन लोपा धन वा। यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा। ऋता ऋतो हो धन अघोष बतोष च अघोष बतोष च अघोष बतोष च 105 नंबर का सूत्र और 30 नंबर का सूत्र उवर्णे ओ। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज साफ नहीं है। आवाज साफ नहीं आ रही है। भैया जी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। भैया जी आवाज नहीं आ रही है। भैया जी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क गड़बड़। गायब हो गया।
भैया जी का नेटवर्क नहीं मिल रहा। नेटवर्क से बाहर हो गए भैया जी। भैया जी आपकी शक्ल भी नहीं दिख रही है, आवाज भी नहीं आ रही है। अरे वो डिस्कनेक्ट हो गए। डिस्कनेक्ट हो गए आप। है ही नहीं वो, नेटवर्क गड़बड़ हो गया। नेटवर्क गड़बड़ हो गया। वो पहाड़ पे नेटवर्क नहीं आ रहा उनके वहाँ। हाँ वो मंदिर में जहाँ बैठे हैं वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा। मेरे माइक से कैसे बजा सकती हूँ मैं? मेरे माइक से नहीं बजा सकती मैं। आप इनका नंबर मिलाओ 9829129856। उनको ही बोलना पड़ेगा। अरे भैया जी डिस्कनेक्टेड हो रखे हैं। कुछ कैसे करूं? कुछ नहीं कर सकते, वो नेटवर्क नहीं है वहाँ। तुमको कह रहे फोन पे मेरी आवाज आएगी, उसको कर दो। आप फोन पे कर दोगे क्या? फोन पे कैसे होगा? वो फोन पे आपके फोन पे बोलेंगे, उसको कर दो फिर आवाज। उनका है क्या फोन? हाँ आ गया। तो उनका नंबर मिलाओ और वो जो आवाज आए उसको इससे अपने फोन से अपने इससे मिलाओ। अरे बड़ी। हेलो, अरे अपने फोन से मिलाओ। हाँ तो उनको फोन से मिला करके वो आप कमा जाएंगे तो अपने मोबाइल से अपने उससे करना, फिर उसकी उनकी जो आवाज ही तो भेजनी है, भेज देना आवाज। अरे समझा दीदी, आवाज क्यों नहीं है आपकी? समय में हो क्या? अरे समता दीदी समय में हो क्या? हाँ बोलिए। तो बोलो तो सही। चलो आगे आप बताओ। समता दीदी पढ़ाओ। क्या पढ़ा, रिवीजन करवा दें? इसमें ये बताना है, सूत्र लगाना बताएंगे ना, वो कौन सा सूत्र लगा आप करा सकते हो तो कराओ, नहीं तो फिर क्या रिवीजन कराओ। हो सकता है उनका नेटवर्क जुड़ जाए कल से। नहीं नेटवर्क नहीं मिला, वो फोन से ही कह रहे हैं मेरे फोन से आवाज आएगी। मैंने बोला फोन से, अब वो फोन से कनेक्ट करके देखो क्या करते हैं। अब इसमें आप संधि लगाना बता सकते हो तो बता दो आगे सूत्रों में। वैसे तुमने क्लास चलनी बड़ी मुश्किल है। बोलूंगा तो मेरे पास सूत्र वगैरह देखेंगे कि बोलूंगा। हाँ ये भी है, आप दिक्कत ही होगी तो कभी कभी मोटो आपको बाहर को दिक्कत ही आती है। चल रहा रहता है। हाँ हाँ वही है। तो फिर वो क्षमता दीजिए पढ़ते हैं, वहाँ पर जो कुछ पढ़ाएंगे। हाँ और क्या है, वो आगे जानते हैं। कितने लोग जुड़ चुके हैं? ये लोग जुड़े हैं 6 5 हैं। हाँ वही तो। तुम्हें बोल देता हूँ उनका भी। हाँ बोल दो ठीक है क्या हुआ, नेटवर्क नहीं जुड़ रहा उनका? भैया जी का नेटवर्क नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा है समता दीदी को बोल दो कि वो अपनी पढ़ाई चालू कर दे। अच्छा चलिए, सभी विद्यार्थियों को जय जय। तो समता दीदी
कातंत्र रूपमाला के सूत्रों को अभी हम पढ़ रहे थे। इसमें इसके अंतर्गत अपन ने पंच संधियों को पढ़ा। ये पंच संधियां कौन कौन सी थी, एक बार अपन रिवीजन कर लें। कौन कौन सी पंच संधियां थी अपनी, बताएंगे कोई? स्वर संधि, हाँ। व्यंजन संधि, प्रकृति भाव संधि, फिर हाँ, व्यंजन संधि। हाँ, क्रम से बताए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, स्वर संधि, हाँ, प्रकृति भाव संधि, हाँ, व्यंजन संधि, हाँ, विसर्ग संधि। और पांचवी कौन सी है दीदी? वही तो बताना है, 5 संधि के नाम तो बताइए। हाँ मतलब मेरे को, मैं वो क्लास नहीं अटेंड करी थी, पर मेरे को ना यही क्वेश्चन ही था कि पांचवी संधि कौन सी है। 4 ही पढ़े हैं। हाँ, जो लौकिक कक्षाओं में हमने जो संधियां पढ़ी हैं वो अभी तक 3 पढ़ी थी, है ना? स्वर संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के और बहुत सारे भेद पढ़े थे, अब दीर्घ प्रकृति। संधि, अयादि संधि, गुण संधि, अर्थ संधि, ऐसे स्वर संधि के बहुत सारे भेद पढ़े थे। लेकिन हमारी अच्छा, जैन हाँ हाँ हाँ, स्वर संधि के हाँ, भेद। हाँ, जैन कातंत्र रूपमाला में, मतलब जैन संस्कृत व्याकरण में पंच संधि है। पंच संधि में सबसे पहली संधि कौन सी? स्वर संधि। उसके बाद दूसरी संधि प्रकृति भाव संधि, तीसरी संधि व्यंजन संधि, चौथी संधि विसर्ग संधि और 5वीं संधि स्यादि सुआदि संधि या स्यादि संधि, अच्छा जो अभी हमारी बची है। अच्छा 4 संधियां हमने पढ़ ली हैं। अच्छा। स्वर संधि, प्रकृति भाव, व्यंजन और विसर्ग संधि, यहाँ तक की संधियां हमने पढ़ ली हैं। नहीं, चतुर्थ शादी भी में पढ़ ली, समता दीदी, शादी भी पढ़ ली अपन ने। स्यादि पूरी नहीं हुई अभी। हाँ, पूरी नहीं हुई। हाँ, स्यादि कब पढ़े? स्यादि संधि स्यादि की जानकारी भैया जी ने बता दी थी, ये 104 नंबर सूत्र से जो विशेष संबंधी जानकारी बता रहे थे, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है। क्योंकि ये पूरी हो जाएगी तो ये पुस्तक ही पूरी हो जाएगी। इस पुस्तक में 124 सूत्र हैं जो पंच संधि के अंतर्गत आते हैं, और ये 124 सूत्र यानी अपनी एक पुस्तक कंप्लीट हो जाएगी। ये पूरी कातंत्र व्याकरण की प्रदीप भैया जी द्वारा 6 पुस्तकें लिखी गई हैं। व्याकरण तो पुरानी है, पर उस पर जो टीका की गई, हिंदी अर्थ अनुवाद आदि किया गया और विश्लेषण किया गया, तो ये 6 पुस्तकें बनी हैं। उनमें से पहली पुस्तक हमारी चल रही है, जिसमें 105 या 106 सूत्र तक अपना हो गया था। उसके बाद 124 सूत्र तक इस पुस्तक में कहा है। सबसे पहले जो आपने स्वर संधि कही, स्वर संधि से संबंधित कौन कौन से सूत्र थे, बताएंगे? हाँ दीदी। हाँ, बताइए। पहले अपना दीर्घ संधि का सूत्र आया था, मतलब लाइन से बताऊं क्या स्वर संधि हाँ का हाँ पूरा हाँ, लाइन सूत्र? से बताना, तब से याद रहेंगे अनति अपन को स्वर संधि की ये सूत्र हैं। हाँ हाँ हाँ। अनतिक्रम्यन विश्लेषयेत हाँ। समानः सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम। फिर था रीति ऋतोर व्यंजनम अस्वरम परवर्णम नयेत। हाँ। फिर रीति ऋतोर लोपो वा। हाँ। अवर्णे ई वर्णे ये ए। हाँ। फिर उसके 2 वाद सूत्र थे कि हल लांगले और ईशायामस्य लोपः और हाँ। मनसः सस्य च। हाँ। फिर था ओ वर्णे ओ, ह्री वर्णे अर। हाँ। फिर इसके सूत्र थे रेफा क्रांतस्य द्वित्वमशीटो वा और षिडति शादयः। ऋण प्रवसन वत्सतर कंबल दशानाम ऋणेरो दीर्घः। और उसका एक और सूत्र था रीते च तृतीया समासे। ऐसा देख देख कर तो नहीं पढ़ रहे? नहीं दीदी नहीं। देखो, ऑनलाइन में पता तो चलता नहीं कि आप देख के बोल रहे हैं या आपको कंठस्थ हो गए हैं सूत्र। नहीं चलिए, दीदी बहुत नहीं, अच्छा आपने, हाँ, नहीं। आपको यदि कंठस्थ हो गए तो बहुत बढ़िया। कम से कम कुछ तो अपनी उन्नति हुई। 15 दिन की हाँ क्लास में कुछ तो अपन ने सीखा। हाँ, और आगे? रीते च तृतीया समास है ये अपनी। अब नेक्स्ट संधि आएगी अपनी गुण संधि। हाँ, नहीं अभी नहीं, स्वर संधि चल वृद्धि रही है। वृद्धि वृद्धि संधि। हाँ। हाँ, स्वर संधि के अंतर्गत वृद्धि संधि हाँ। आएगी। हाँ। क्या वृद्धि वृद्धि ए कार्य ऐ कार्य च।
हाँ फिर इसके 2 सूत्र आएंगे, स्वस्य ऋणी ऋषु और हाँ। एवेचा नियोगे नित्यम। हाँ फिर आएगा एकारे च, ओकारे औ औकारे च। जी। फिर उसके अपवाद सूत्र आएंगे ओमी च और ओमी च और वो अनुष्ठ क्या था, ओष्ठत्वौ समासेवा, ठीक है ना। और हाँ बिल्कुल अक्षस्य सही। ओन्यम, हाँ ये हो और गया। उसके अब बाद आएगा अपना, अब यण संधि आएगी, यण संधि। ई वर्णो य म सवर्णे न च परलोप्यः, उ वर्णे ओ, रमरी वर्णे अर, लमरी वर्णे रमरी नहीं लमरी वर्ण, सॉरी फिर रमरी से, वर्णे से ऊपर वमु वाला। वर्ण, वमु हाँ वर्ण, हाँ हाँ रमरी वर्ण और हाँ लमरी वर्ण। हाँ फिर ए अय, आई आय, ओ अव, औ आव। हाँ फिर इसके 4 सूत्र थे, गौर इति वा प्रकृति अवह स्वरे अयादीनाम यव लोप्यो पदान्ते नव लोपे तु प्रकृति, और स्वरजो यवकारावनादि स्थौ स्व व्यंजने परा, ऐसी कुछ था क्या? लोप्यो व्यंजने। लोप्यो व्यंजने, लोप्यो व्यंजने, हाँ व्यंजन होने पर लोप होता है। लोप्यो व्यंजने। फिर था एक और सूत्र था, एदोत्परः पदान्ते लोपम अकारः। फिर 3 सूत्र और बचे हैं। वो वाला मेरे को याद नहीं होता न ये व्यंजने स्वरा संध्या। न व्यंजने स्वराः संध्या, हाँ रितस्तद्धिते ये हाँ तद्धिते ये और गव्युति रध्व माने। हाँ। ये 60 नंबर के सूत्र तक स्वर संधि चल रही थी। फिर जी व्यंजन संधि प्रारंभ, उसके बाद प्रकृति भाव संधि प्रारंभ। प्रकृति हाँ, भाव संधि का सूत्र कौन से हैं? आपने पूरी याद ओदंता कर लिए क्या? दीदी मेरे को इधर तक मतलब प्रकृति भाव भी पूरा हो गया, और पर ना ये मेरा व्यंजन संधि में भी हो गया है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि उसके शब्द आप दोगे ना तब बनाने में आएगा। मैंने भैया जी से भी निवेदन किया था, आप लोग कोई शब्द दो, तो शब्द दोगे तो वो बनेगा, तो सूत्र कंठस्थ हो जाएगा। नहीं, जैसे भैया जी अभी सूत्र तोड़ तोड़ के बता रहे थे ना कि इसमें कौन से सूत्र लगे संधि हाँ वो विच्छेद तो भाई, करके, उससे आप स्वयं उन सूत्रों को ही करो हल, तो फिर आपको वो सूत्र जहां जहां जो लगेंगे वो सूत्र याद होते जाएंगे। हाँ हाँ मतलब अभी क्या हो रहा है वो ना, लगाना नहीं आ रहा है, सूत्र हाँ आ गया है लेकिन लगाना नहीं आ रहा है वो सूत्र। हाँ, लगाना ही तो तो क्या मुख्य अगर है, रोज याद के, करना वो सब तो हाँ अपन सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, लगाना ही मुख्य है। हाँ दीदी वही चीज, अगर 5-5 शब्द रोज के दे देंगे ना, तो वो 5-5 शब्द लगाते लगाते वो चीज कंठस्थ हो जाएगी और एक पता चल जाएगा यहाँ ये सूत्र लगा है। मतलब एक और निवेदन है भैया एकदम जी का एकदम भावगर। कंटिन्यू नहीं रह पाते ना, तो वो चीज याद नहीं रहती। अपन 5-5 दीदी सूत्रों को आप ले लो दे ना, दो। इसी के 5 सूत्र ले लिया करो। जो संधि पाठ, सूत्र पाठ जो है उसमें से प्रारंभ से लेकर के 1 से 5 तक के एक एक दिन अपन को संधि तोड़ना भी 15-20 सूत्रों की भैया जी ने बता दिए हैं, तो इतने ही सूत्रों को अपन फिर से अपने हिसाब से लगाएं। अभी उन्होंने मुखाग्र बताई है, अब इनको कॉपी पे लिख करके देखें कौन कौन से सूत्र उसमें लग रहे हैं, तो उतने सूत्र तो हमें कंठस्थ हो ही जाएंगे। अच्छा वैसा कर लेते हैं, हाँ, ठीक है या ना। आप तो तत्वार सूत्र से चालू कीजिए। तत्वार सूत्र में भी आप पहला अध्याय देखिए, जहां जहां जो सूत्र लगते हैं वो सूत्रों का उपयोग करके उन सूत्रों को अपन कंठस्थ कर लेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब प्रैक्टिस अपन को स्वयं करनी होगी। हाँ प्रैक्टिस मतलब वही, मेरे को ना एक लिंक मतलब एक बताओ ना कैसे करूं, मेरे को वो चीज समझ नहीं आ रहा है, पर मैं तत्वार सूत्र का आप जो बोले हो ना तो वो करती हूँ, मतलब वो चालू करते हैं 5-5 सूत्र का। हाँ तो मैं आपको पर्सनली सेंड करूँ क्या दीदी, आपको ही? हाँ, कर सकते हो कर सकते है हो। ना, मैं आपको करती हूँ ताकि आप मेरे को समझा, मतलब जहाँ गलती होगी उसको समझा भी देना और हाँ फिर हाँ बता बिल्कुल, भी देना। ठीक है। ठीक है ना दीदी। हाँ, और किसी को याद हुए क्या ये सूत्र? व्यंजन संधि से सूत्र आगे के किसको याद है? 61 नंबर के सूत्र से लेकर के जो व्यंजन संधि हमारी प्रारंभ होती है वहां से
दीदी 61 का वो याद है, प्रकृति भाव। प्रकृति भाव याद है, चलो आप ही सुना दो। हाँ। ओदंता अ हाँ। इ उ आ निपाताः स्वरे प्रकृत्या। हाँ, इसमें निपात की परिभाषा क्या थी? निपात की परिभाषा ये बोले थे कि जो शब्द बना नहीं है वो जो स्वयं सिद्ध है, नहीं ऐसे नहीं, शब्द को निपात बोले थे। मतलब पूर्व जो संधिया हो रही है ना, मतलब जो स्वर है, दोनों और स्वर है, लेकिन उसकी हाँ। संधि नहीं हो रही है, हाँ, तो स्वयं उसको सिद्ध नहीं निपात, कहेंगे। निपात से सिद्ध है बोलेंगे। हाँ, प्रकृति भाव रूप रहते हैं, हाँ, प्रकृति बात भाव कहलाते हैं। हाँ। जी। द्विवचन मनो, फिर एक अपवाद सूत्र था मणिवादिनाम वा। हाँ, इसमें जो बीच बीच में श्लोक है ना, ईश दर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ च, ये भी श्लोक भी अपन को याद करने हैं, क्योंकि इनसे अपन को आगे बहुत उनका उपयोग करने से मतलब लाभ मिलेगा श्लोक से, क्योंकि जो चीज आचार्य सूत्र में नहीं कह पाए वो उन्होंने श्लोकों में कही है। अच्छा। सूत्र का अर्थ होता है कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा भावार्थ कहना। अब यहाँ सूत्र में उन्होंने कम से कम शब्दों में कहा है, अब यदि अपन लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको विशेष विश्लेषण करने के लिए उन्होंने पद्य में श्लोक दे दिया। तो उसी के आगे जो श्लोक लिखे हैं तो उन श्लोकों को भी अपन को साथ साथ में याद करना है। ठीक है ना दीदी, याद कर लेंगे। अगला द्विवचन मनो मणिवादिनाम वा न साको दसह। ये न साको दसा ना मेरे को सूत्र समझ नहीं आया है, याद हो गया पर समझ नहीं आया क्या वो अदस कैसे निकला, अक जो उसमें आया है अदस शब्द, यदि अक का आगम हुआ हो तो वो मेरे को समझ नहीं आया दीदी। अदस शब्द के देखो उसमें लिखा है ना साको दसह। अब यहाँ अलग अलग करेंगे अपन, न साको हाँ। तो स्वर के परे होने पर अक सहित अदस के ओ को छोड़कर द्विवचन में प्रकृति भाव नहीं रहता। ऊपर वाला सूत्र कह रहा था मणिवादी नाम की द्विवचन में प्रकृति भाव संधि रहती है। हाँ। और यहाँ ये कह रहे हैं यदि अदस शब्द है तो उसके औ को छोड़ करके द्विवचन में प्रकृति भाव संधि नहीं रहती है। फिर उसका उदाहरण दे रहे हैं, अमुके अत्र, अमुके धन अत्र। तो अमुके और अत्र दोनों को जब संधि की गई तो यहाँ क्या बन गया, खंडाकार ऐसा आ गया जो आ के स्थान पे, तो अमुकेत्र बन गया। तो इसमें क्या कहना है उन्होंने, हाँ तो यही कहना चाह रहे हैं कि अदर वहां कहा था ऊपर वाले सूत्र में कि द्वितीय वचन होने पर संधि होती है, यहाँ कह रहे हैं द्वितीय वचन होने पे। हाँ तो वो अमुक के धन अत्र, एक मिनट खोलती हूँ। हाँ हाँ, ये अमुके धन अत्र है ना, तो अमुकेत्र वो तो सामान्य से पीछे वाले सूत्र से ही बन गया था। वो पीछे वाले सूत्र के उसमें अदस नहीं है। कह रहे अदस होने पर वहां द्वितीय विभक्ति में होने पर, मतलब अदस के होने पर औ को छोड़ करके द्विवचन में प्रकृति भाव नहीं रहता है यदि अदस है तो। वहां अदस नहीं है इसलिए उसमें अमुकेत्र बन गया ऊपर से ही। अच्छा, अदस का कोई शब्द बताओ, जैसे अदस हो तो वहां ना बने, ऐसा कौन सा शब्द है? अक आगम जो बोल रहे हैं ना दीदी, अक आगम कहाँ हुआ इधर? हाँ, और ये जो खंडाकार है से वो एदोत पर पदांते लोप मकारा से किया है, उसमें तो अलग सिद्धि की गई, मतलब कि एदोत पर पदांते लोप मकारा, इसके अनुसार वहां खंडाकार अवग्रह आ गया है। हाँ, ये आ गया उस सूत्र के अनुसार। हाँ, बाकी अदस इसके उदाहरण आगे दी। चलिए आगे और सूत्र देखिए, अभी बताते हैं। हाँ ठीक है ना दीदी, कोई दिक्कत नहीं। बहुवचन मम्मी, और फिर था अनुपदिष्टाश्च, मतलब प्लुत आए तो नहीं होगी, और अनुपदिष्टाश्च के बाद नेताओ, ये है। यहाँ तक प्रकृति भाव संबंधी पूर्ण हुई। हाँ। उसके बाद व्यंजन संबंधी, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, ये दोनों संधियां तो सरल थी। व्यंजन संधि और जो विसर्ग संधि में जो काम किए जाते हैं, जो सूत्रों का प्रयोग किया जाता है,
इनका उपयोग ज्यादा होता है। व्याकरण में और संस्कृत में ये व्यंजन संधि और स्वर संधि का भी उपयोग है, पर स्वर संधि में इतने सारे सूत्रों से बहुत कम सूत्र बार बार प्रयोग होते हैं। कुछ एक सूत्र तो शब्द विशेष के लिए रहते हैं, कुछ एक सूत्र ऐसे हैं जो जनरली सभी जगह प्रयोग किए जाते हैं। तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के सूत्र अभी याद नहीं हुए है ना? हाँ, व्यंजन नहीं दीदी, वो ना कंठस्थ नहीं हुए, ऐसे टूट टूट के हो गए, लेकिन कंठस्थ नहीं हुए, लाइन बाय लाइन नहीं हुए हैं ऐसा। चलो यहीं से अपन रिवीजन कर लेते हैं, एक बार सारे सूत्रों को पढ़ लेते हैं अर्थ सहित, है ना? 68 नंबर के सूत्र से व्यंजन संधि निकाल लेना, सूत्र हाँ, पाठ बढ़िया निकालना भैया जी, उसमें 68 नंबर का सूत्र। इससे पहले वाला पेज, हाँ ठीक है। हाँ, 68 नंबर का सूत्र, वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वस्तु तृतीयान। वर्ग प्रथमा यानी वर्ग का प्रथम अक्षर, पदांता यानी पद के अंत में रहने वाला, स्वर घोष वस्तु तृतीयान, स्वर हो, घोष हो और वस्तु तृतीयान यानी उसका तृतीय हो जाता है। आओ में इसके लिए मालूम होना चाहिए कि स्वर कौन कौन से हैं और घोष कौन कौन से हैं। तो स्वर कौन कौन से हैं? तो 14 स्वर है, आ इ उ लिरी ए ऐ ओ औ। और घोष वर्ण है जो सभी वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण है, गा घा ङ जा झ ञ डा ढा ण दा धा न बा भा म या रा ला वा और हा। इस तरह से ये 14 स्वर और शेष घोष वर्ण है। इनके परे होने पर पद के अंत में रहने वाला जो वर्ग का प्रथम अक्षर है वो अपने ही वर्ग का। अगला 69 नंबर का सूत्र देखिए, इसके अपन ने उदाहरण बनाए थे, वाकत्र, वागत्र, वाक धन अत्र बनाया था, उसका तृतीय किया तो वागत्र बन गया था। अगला सूत्र है पंचमे पंचमांश तृतीयान न वा। पंचमे अर्थात पंचम अक्षर के परे होने पर, पंचमांश तृतीयान न वा यानी पदांत में रहने वाले वर्गों के प्रथम अक्षर अपने वर्ग का पंचम अक्षर या तृतीय अक्षर हो जाता है। तृतीय अक्षर का तो पहले ही सूत्र में कह दिया 68 नंबर के में, यहाँ कह रहे हैं यदि पंचम अक्षर के परे होने पर पद के अंत में रहने वाला जो वर्गों का प्रथम अक्षर था वो वर्ग का पंचम अक्षर या तृतीय अक्षर दोनों हो जाते हैं। वा का अर्थ है विकल्प से, यानी दोनों इसकी वृत्ति बनती है, दोनों तरह से सिद्धि होती है। जैसे वांग्मय शब्द है तो वांग्मय में पंचम अक्षर कर दिए, बाक धन में बनता है तो उसको बनाया वांग्मय। वाग्मती या वाग्मती पंचम भी कर सकते हैं और तृतीय भी कर सकते हैं। अगला सूत्र है प्रत्यय पंचमे पंचमान नित्यम। प्रत्यय संबंधी पंचम अक्षर के परे होने पर पदांत में रहने वाले वर्गों के प्रथम अक्षर को वर्ग का पंचम अक्षर नित्य होता है। प्रत्यय संबंधी पंचम अक्षर के होने पर वो जो पद में रहने वाला, पद के पदांत में रहने वाला जो वर्ग का प्रथम अक्षर था उसको हमेशा नित्य ही पंचम अक्षर होता है, ऐसा यहाँ कह रहे। तो कौन से इसमें कौन सा उदाहरण दिया था? मात्रा तो मैं प्रत्यय को छोड़ जो आदि में है इनके पंचम अक्षर को देखेंगे तो यहाँ बांग धन मात्रम, बाक धन मात्रम, तो बांग मात्रम मात्रम और मयट प्रत्यय होने पर उनका पंचम अक्षर आवश्यक रूप से ही होता है, नित्य ही होता है। फिर अगला सूत्र कह रहा है वर्ग प्रथमेभ्यः शकारः स्वर यवर परश्चकारम न वा।
वर्ग प्रथमेव्या, यदि वर्ग के प्रथम यानी पदांत वर्ग प्रथम से स्वर हो, यह हो, वा हो, रा हो और शकार को विकल्प से छकार आदेश होता है। तो वर्ग का प्रथम अक्षर कौन कौन से होंगे? सभी वर्गों के प्रथम अक्षर ले लेंगे। का है, चा, टा, ता, पा। हाँ, इनके परे यदि शकार है, तालव्य शाह है, तो वो तालव्य शाह के परे और स्वर है अथवा या वा रा हो तो इस शकार को छकार आदेश हो जाता है। जैसे वाक धन शूरः, तो वाक शूरः, वाक धन शूरः का बनाया था वाक शूरः, शकार का छकार कर दिया था। अगला सूत्र कह रहा है कि लालू नासिके बपीच्छन्त्यन्ने, यारा लावा पिछले सूत्र में यारा वा, ये तीनों अक्षर पिछले सूत्र में ले ली थी अंत स्वर के, यहाँ पर ला छूट गया था और अनुनासिक बचे हैं तो उन सबको यहाँ कह रहे हैं लानुनासिकेश बपीच्छन्त्यन्ने, यानी पदांत वर्ग प्रथम से ला और अनुनासिक परक शकार को विकल्प से छकार हो जाता है। पहले वाले सूत्र में कहा था कि वर्ग का प्रथम अक्षर हो और या रा वा उसके परे सकार हो, सकार से परे स्वर हो तो छकार आदेश हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि पहले अक्षर तो लिए ये साथ साथ में का चा टा ता पा, ये पहले अक्षर तो लिए, इनके परे भी शकार है और सकार से परे ला है और अनुनासिक है, ला या अनुनासिक है तो उनके होने पर भी शकार का छकार आदेश हो जाता है। जैसे तत् धनुष लक्षणम, तो इसका बना था तच्छ लक्षणम, तच्छ लक्षणम, दोनों इसके बनते हैं। तेव्य एव हकारः पूर्व चतुर्थम न वा, तेव्य एव हकारः पूर्व चतुर्थम न वा। अब कह रहे हैं कि पदांत वर्ग प्रथम से परे यदि हकार हो और हकार को पूर्व वर्ग का चतुर्थ अक्षर विकल्प से होता है, या रा लावा ये सारे ले लिए पदांत के प्रथम अक्षर के बाद में यदि या रा लावा है और शकार का छकार हो जाता है, ऐसे पूर्व के सूत्रों में कहा। अब बचता है अंत में हा, तो हकार हो तो वो हकार का पूर्व वर्ग का जो चतुर्थ अक्षर है वो विकल्प से हो जाता है। जैसे उन्होंने बनाया बाक धन हीना, बाक धन हीना में का जो प्रथम अक्षर है और हीना में हकार आ गया तो इसका बनाया बाघ हीना, यानी तृतीय अक्षर कैसे किया था, जो सबसे पहला सूत्र था इसका कौन सा सूत्र था, पहला 68 नंबर का, वर्ग प्रथमा पदांतः सरघोष वस्तु तृतीयान, इससे किया गा का गा और हा का घा चतुर्थ वर्ण किया, ये जो अभी पढ़ रहे थे 73 नंबर का, तेव्य एव हकारा पूर्व चतुर्थम नावा, इसलिए बाघ धन हीना से बना बाघ हीना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने इस सूत्र के बनाए थे। पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु, ये सूत्र क्या कह रहा है, पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु, यानी लकार हो, चवर्ग हो, टवर्ग हो, इसके परे होने पर पदांत के तकार को पररूप हो जाता है। पदांत का तकार का पररूप हो जाता है क्या होने पर, ला होने पर, चा होने पर, टवर्ग, पूरा वर्ग, ला हो और चवर्ग हो, टवर्ग हो, चवर्ग के पांचों अक्षर चा छा जा झा या और टवर्ग के भी पांचों अक्षर टा ठा डा ढा णा और साथ में लकार हो, तब वो क्या हो जाता है, उसका पूर्व रूप हो जाता है, पर रूप हो जाता है, तकार को पर रूप हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने, तत् धन छादयति, तत् धन छादयति, अब इसमें तकार है और तकार के परे छा आ रहा है, छा यानी चवर्ग आ रहा है, तो चवर्ग का क्या हो जाएगा, पूर्व रूप, पर रूप यानी पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर है छा, चा छा दूसरा अक्षर है, इसका पहला अक्षर क्या होगा, च, तो ये बनेगा तच्छादयति, यानी तकार को परिवर्तित किया है उसके पर रूप में, उसी वर्ग के पर रूप में, अर्थात तच्छादयति। तत् धन लुनाति,
तो तल लुनाती, क्योंकि ला आने पर भी उसका पूर्ण रूप हो जाता है, तो तल लुनाती। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण बनाए थे। एक शब्द और आया था तज्जयति। तज्जयति शब्द कैसे बनेगा, इसको तोड़ के लिखेंगे, तत् धन जयति। तत् धन जयति लिख के देखेंगे अपनी कॉपी में। इसको बनाए, कैसे बनाएंगे तज्जयति, कौन सा सूत्र लगेगा इसमें? वर्ग प्रथमा पदांता स्वरघोष वत्सु तृतीया। इससे क्या काम किया अपन ने? ये अपन ने इसको त को ज कर दिया, तृतीया कर दिया, तो तज्जयति हो गया। वर्ग का जो प्रथम अक्षर था इसको प्रथम वर्ग वर्ण कर दिया। हाँ, एक दिन हमने आपसे पूछा था श्रीमद जिनेंद्र कैसे बना। हाँ, मेरे को याद अब है, आगे मैं क्वेश्चन लिख के रखी हुई थी, वो याद, मतलब वो समझ आ गया था। हाँ, अपन एक दो उदाहरण करने से अपन और भी उदाहरण अपने मन से बना सकते हैं। ऐसे ही अपन तत्वार्थ उदाहरण देखेंगे तो बहुत सारे शब्द ऐसे मिल जाएंगे अपन को, जिनको इन सूत्रों का उपयोग करके बना सकते हैं। अगला सूत्र है धुड व्यंजन मनंतस्थानुनासिकम। ये सूत्र क्या कह रहा है? अंतस्थ तथा अनुनासिक को छोड़कर शेष व्यंजन धुट संज्ञक होते हैं। धुट क्या कहलाते हैं? तो अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर, अंतस्थ कौन कौन से वर्ण है? या, रा, ला, वा, ये 4 अंतस्थ हैं। अनुनासिक कौन कौन से हैं? ग, य, ण, न, म। तो इन 9 व्यंजनों को छोड़कर, 9 व्यंजनों से छोड़ करके जो बचे, यानी कवर्ग, पंचम वर्ण को छोड़ करके कवर्ग, पवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, इन सभी वर्णों के जो 4 अक्षर बचे, अर्थात कुल 24 व्यंजन की घुट संज्ञा होती है। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, व, भ और तीनों श, श, स, हा। इन 24 वर्णों की घुट संज्ञा होती है। तो जो शेष बचे, यानी जिनको अपन ने छोड़ दिया था, वो क्या कहलाएंगे? अघुट। ये 24 वर्ण घुट है, तो शेष 9 बचे हैं, जो 5 अनुनासिक थे और 4 अंतस्थ, इनको कहेंगे अघुट संज्ञा। फिर कह रहे हैं पदांते घुटः प्रथमः। पदांते यानी पद के अंत में रहने वाले, घुटः घुटाम प्रथमः, यानी घुटों के अंतर्गत वर्णों को प्रथम अक्षर होता है। पद के अंत में रहने वाले घुटों के अंतर्गत। तो दीदी एक प्रश्न था जी। तो ये क्या होगा, तच्च जयति हो जाएगा फिर? ये धुटाम, जो पदांते धुटाम प्रथमा बोल रहे हैं, जैसे अपन ने तत् जयति बनाया, हाँ, अब ये पदांते धूटाम प्रथमा बोल रहे हैं, तो धूट, जो पदांत के अंत में जो धूट हो उसको प्रथम कर दो। हाँ, तो जब इसको करेंगे तो तच्च जयति हो जाएगा ये। तच्च, चा कह रहे हैं आप? हाँ, च हो जाएगा। नहीं, तज्जयति बनेगा, वो उसका उदाहरण है ना, पर रूपम तकारो जचट वर्गेशु। और उसमें अपन ने क्या सूत्र लगाया था? 68 नंबर का, वर प्रथमा पदांता सरघोष वस्तु प्रतियान, है ना? इसलिए उसकी शुद्धि अपन कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे आपने तज जयति बनाया है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तज्जयति शब्द का अर्थ है, अर्थात उसकी सिद्धि तज्जयति के अनुसार करना पड़ेगी, यानी आपको 68 नंबर सूत्र लगा करके ही उसकी सिद्धि कर पाएंगे। अपने मन से अपन तच वाला मतलब चा नहीं करेंगे। आया था तब जाके तज्जयति बना, हाँ, है ना? लेकिन प्रश्न ये है कि अगर क्या बोलते पदांते धूटाम प्रथमा करना है तो वो फिर किस प्रकार के सूत्र के लिए लगेगा फिर? मतलब ये अपन कहाँ घटित करेंगे? हाँ, आगे बता रहे हैं ना, इसका उदाहरण देंगे। अच्छा, ठीक है। तो घुट के अंतर्गत रहने वालों को प्रथम अक्षर होता है। अब आगे कह रहे हैं घुटाम तृतीय चतुर्थेषु। वर्ग के चतुर्थ अक्षर के परे होने पर घुट अक्षर को तृतीय अक्षर हो जाता है। तो वर्ग का चतुर्थ अक्षर और उसके परे होने पर घुट अक्षर को तृतीय अक्षर होता है। अब इसमें उदाहरण दे रहे हैं तत् धन झस्यति। तत् धन झस्यति। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? वर्ग का चतुर्थ अक्षर का परा है, मतलब झस्यति, झा जो है वो चतुर्थ अक्षर है वर्ग का, तो उसके परे होने पर धुट अक्षर को तृतीय अक्षर होता है। यानी जो तत् का ता था वो घुट है, धुट है, उसका क्या हो जाएगा? तृतीय।
तृतीय कौन से वर्ग का होगा? तवर्ग का नहीं होगा, भले ही ये ता लिखा है। जिस वर्ग का वो च। चतुर्थ अक्षर था उस वर्ग का तृतीय होगा। यानी झा, यानी चवर्ग का झा था तो चवर्ग का ज हो जाएगा, तो तज झस्यति। अगला सूत्र कह रहे हैं चम से। देखिए कितना छोटा सूत्र है, सबसे छोटा सूत्र शायद यही होगा, कि सूत्र की विशेषता होती है कम शब्दों में अधिक कहना। तो कह रहे हैं सूत्र का अर्थ कह रहा है चकार परे होने पर, चम से यानी चकार परे होने पर पदांत तकार को चकार आदेश हो जाता है। यानी पूर्व के सूत्र से अपन वृत्ति लेंगे, पूर्व सूत्र में अपन क्या परिवर्तन कर रहे थे, वहां पर पदांत में तकार को चेंज कर रहे थे, तकार को तृतीय किया था, और यहाँ पर कह रहे हैं तकार को चकार आदेश होता है। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण दिया यहाँ पर तच सेते, तत् धन शेते, तच सेते। फिर अगला सूत्र कह रहा है अंत्यात पूर्व उपधा। अंत्यात पूर्व उपधा, धातु और लिंग के अंत वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। धातु और लिंग के अंत वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। ये संज्ञाओं के नाम और परिभाषा में अच्छे से याद होनी चाहिए। संस्कृत में भी यदि याद हो जाए संज्ञा की परिभाषा तो बहुत अच्छा है। जैसे है ना, धातु लिंग और धातु लिंग और अंतवर्णात् पूर्वो वर्ण उपधा संज्ञो भक्ति, ये इसकी उपधा की परिभाषा है। यदि ये भी याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो कह रहे हैं जैसे भू आदि धातुएं हैं या तथा पुरुष आदि जो लिंग हैं उनके यथायोग कहने पर ये उपधा संज्ञा होती है। आगे अगले सूत्र में कह रहे हैं ग ना रस्वोपधा स्वरे द्वि। स्वर परे रहने पर रस्व उपधा वाले ग न ये तीन वर्णों को क्रमशः द्वित्व होता है। यानी स्वर के परे रहते रस्व उपधा वाले ग न ये तीन वर्णों को क्रमशः द्वित्व होता है। तो उदाहरण दे रहे हैं इसका क्रुड कृंग गांस्ते, सुगण धन अत्र, सुगणत्र, उसको द्वित्व कर दिया। सूत्र कह रहे हैं ना गाना रस्व होने पर उसका द्वित्व स्वरे द्वि, द्वि करते, द्वि यानी दो डबल कर देते हैं। तो सुगण धन अत्र सूत्र शब्द बनाएंगे तो सुगणत्र, णा को डबल कर देंगे क्योंकि ये भी इसमें पंचम वर्ण इसमें आया है, इसलिए पचन धन इह, इसका बना पचन नेह। इस प्रकार ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। अगला सूत्र कह रहा है नोन्तस् चथयो चकार मनुष्वार पूर्वम। चकार और छकार होने पर पदांत के नकार को अनुस्वार पूर्वक शकार आदेश होता है। नोन्तस् चथयो, उच्चारण करो ना इस सूत्र का फिर से। नोन्तस् चथयो शकार मनुष्वार पूर्वम। आया आया नोन्तस् चथयो, हाँ शकार मनुष्वार पूर्वम। अधिकता अपन को ये याद रखना पड़ता है उच्चारण के समय, चाहे तो ये सूत्र हो चाहे चतुर्वार सूत्र हो, आधा सा चाहे वो सालभ्य सा आए या दंती सा आए या मूर्धन सा आए, कोई भी सा आए, वहां से अपन तोड़ सकते हैं। क्योंकि अभी अपन ने विसर्ग सद्धि में अभी अपन ने पढ़ा ना कि विसर्ग हो जाता है, विसर्ग का विषय हो जाता है, तो यहीं से जैसे नोन्तः शब्द बनेगा न अंतः, नोन्तः भी नहीं न अंतः, और अंतः का जो विसर्ग था उसका ये तालव्य बन गया। और चथयो ये अलग है, इसीलिए अपन को वहां से अपन तोड़ के पढ़ सकते हैं। नोन्तस् चथयो चकार मनुष्वार पूर्वम। मतलब इधर सूत्र लगा विसर्जनीय चे छे वाशम,
हाँ है ना? हाँ, ठीक तो ठीक। ये उन्हीं सूत्र, इसीलिए उच्चारण अपना तभी सही होगा जब अपन को ये सूत्र पता है कि यहाँ क्या सिद्धि हुई है, क्या यहाँ पर काम हुआ है। यदि अपन को ये नहीं समझ में आता तो अपन उसको क्या पढ़ते, नोन्तश्च क्षयो, ये भी बोल सकते हाँ, हैं। मेरे से ये गलती हो रही थी हाँ, इसलिए। नोन्तश्च ठीक है। क्षयो, तो इसमें तो बिल्कुल सूत्र का अनर्थ हो जाएगा, हाँ क्योंकि हाँ जहाँ हाँ, से शब्द तोड़ना है वो अपन को समझ में आना है। ठीक। तो चकार और छकार के परे होने पर पदांत नकार को अनुसार पूर्वक शकार आदेश हो जाता है। इसका उदाहरण बनाया था अपन ने, भवान धन चरती। भवान में न नकार है, अनुसार पूर्वक, इसको अनुसार पूर्वक करना है तो क्या बनेगा, भवांश चरती। भवान धन छादयति, तो भवांश छादयति। चकार छकार के परे होने पर नकार को अनुस्वार पूर्वक करना है और शकार आदेश होता है। अनुस्वार तो करेंगे नकार का, लेकिन शकार आदेश, तालब विशाह का आदेश हो जाएगा, इसलिए भवांश चरति, भवांश छादयति। अगला सूत्र कहता है टठयो शकारम। टकार और ठकार के परे होने पर पदांत नकार को अनुस्वार पूर्वक सकार आदेश होता है। अब अनुस्वार का क्या क्या आदेश होता है ये यहाँ इन सूत्रों में व्यंजन संधि में बता रहे हैं। तो पहले कहा कि अनुस्वार का नकार का अनुस्वार हो जाता है और शकार आदेश होता है। यहाँ कह रहे हैं टाठा के परे होने पर पदांत नकार को अनुस्वार पूर्वक शकार हो जाता है, मूर्धन सा, ऊपर तालब सा किया था, यहाँ मूर्धन सा आदेश हो जाता है। उदाहरण कह रहे हैं भवान धन टीकते, तो भवान टीकते, यहाँ शाह षटकोण वाला शाह है जिसको मूर्धन्य सा कहते हैं, तो भवान टीकते। अगला सूत्र कहता है तथयो शकारम। त और था के परे होने पर पदांत नकार को अनुस्वार पूर्वक सकार आदेश हो जाता है। देखो एक एक सूत्र में नकार को एक एक शा आदेश किया है। ऊपर कहा था चा और छ होने पर नकार का तालव्य शा आदेश हुआ, फिर टा और ठा के होने पर नकार का मूर्धन्य सा आदेश हुआ, और ये 83 नंबर का सूत्र कहता है कि ता और ठा होने पर पदांत नकार को अनुस्वार पूर्वक सकार आदेश होता है, यानी दंत से सा हो जाता है। अब यहाँ बनाएंगे भवान धन तरती, तो ता है तो भवान तरती, भवान तरती। या भवान धन थुडती, थुडती में भी था है तो भगवान का ना का अनुस्वार हो जाएगा, भगवान थुडती। अगला 84 नंबर का सूत्र कह रहा है नि नह पे वह, यानी पकार से परे होने पर नृण शब्द के पदान नकार को अनुस्वार पूर्वक सकार विकल्प से आदेश होता है। एक एक वर्ग को लिया है, अभी पवर्ग अपना छूट गया था, तो पकार के परे होने पर जो नृण शब्द के पदांत नकार को अनुसार पूर्वक सकार आदेश हो जाता है। अब यहाँ बना रहे हैं नृण धन पाही, तो नृण में जो अंत का ना है उसका अनुस्वार कर देंगे और पाही से पहले कौन सा सा, दंत सा का आदेश करेंगे, तो नृंस पाही। ये विकल्प से होता है क्योंकि यहाँ कह रहे हैं ना नहा पे वा यानी विकल्प से होता है। तो यदि ये अपन आदेश नहीं करेंगे सा का तब भी चलेगा, तब क्या बनेगा फिर नृण पाही, नृण पाही। और यदि आदेश कर देते हैं सा का तो नृंस पाही। अगला सूत्र कह रहा है प्रशानः सादीन। प्रशान के नकार को शा आदि आदेश नहीं होते। ये विशेष शब्द के लिए कह दिया कि प्रशान शब्द के जो अंत में नकार आ रहा है उसको शा आदि आदेश नहीं होते। फिर क्या होगा इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, प्रशान धन चरती, जैसे शब्द बनाया अपन प्रशान धन चरती, इसमें क्या लगेगा, ऊपर उन्होंने मना किया कि प्रशान शब्द में तो कोई आदेश नहीं होंगे, शकार आदि आदेश नहीं होंगे। तो फिर 81 नंबर का सूत्र था हमारा नोन्तश्च छयो शकार मनुस्वार पूर्वम। इस सूत्र के नकार के स्थान पर क्या करेंगे, अनुस्वार पूर्व शकार। ये जो 81, 82, 83 और ये 85, इन सब सूत्रों में इन्होंने जो शकार का आदेश किया था उन सूत्रों को
नहीं लगाएं, क्योंकि यहाँ उन्होंने निषेध कर दिया है कि प्रशान के ना को शकार आदि आदेश नहीं करते। तब फिर क्या बनेगा इसका? प्रशान चरती। अगला सूत्र कह रहा है लेनम। लेनम, लेनम का अर्थ है लकार परे होने पर पदांत नकार के स्थान पर लकार आदेश हो जाता है। लकार के परे होने पर जो पदांत का नकार है उसके स्थान पे ला आदेश हो जाता है। फिर अगला सूत्र कहते हैं अनुस्वारहीनम। अनुस्वारहीनम, अधिकार की प्राप्ति से सकार आदि के भाव होने से पूर्वत नकार के स्थान पर लकार अनुस्वार रहित होता है। देखिए, जिसमें जो आदेश होता है उनको तो हमने कहा विधि सूत्र, और जहाँ ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है उन सूत्रों को कहा निषेध सूत्र। जैसे 85 नंबर का जो सूत्र था प्रशाना साधीन, यानी प्रशान के होने पर शा का आदेश नहीं होता है, इसलिए उसको कहा निषेधम, निषेध सूत्र, निषेध कर रहे हैं। और यहाँ इस 87 नंबर के सूत्र में भी अनुस्वारहीनम, अनुस्वार नहीं होता है, तो इसमें भी ये भी निषेध सूत्र है। जैसे भवान धन लुनाती, तो भवान धन लुनाती से ना का जो है उसका अनुस्वार नहीं करेंगे, अनुस्वारहीनम, अनुस्वारहीनम मतलब अनुस्वार नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? तो 86 नंबर का सूत्र था लेनम, उससे भवाल लुनाती, भवाल लुनाती। भवान धन लिखती, यहाँ भी अनुस्वार नहीं होगा, भवाल लिखती। अगला 88 नंबर का सूत्र कहता है जझय सकारेषु ईकारम। जझय सकारेषु ईकारम, इन शब्दों को अपन को सूत्र का उच्चारण में अलग अलग पढ़े तो ज्यादा सही रहेगा। जझय सकारेषु ईकारम, क्योंकि यदि जज यस सकारेषु ऐसे पढ़ेंगे तो वो अशुद्ध कहलाएगा। तो जझय सकारेषु ईकारम, जकार हो, झकार हो, यकार हो तथा सकार परे होने पर तो पदांत के नकार के स्थान पर यकार आदेश हो जाता है, यानी चवर का पंचम य, पंचम वर्ण जो यहाँ है वो आदेश हो जाता है। किस किस के होने पर? ज झ य, इनके परे शकार होने पर, शकार के परे होने पर तो जो अनुस्वार का अपन अभी अनुस्वार करते आ रहे थे नकार का स्थान पर, तो उसके स्थान पर यकार हो जाता है। जैसे भवान धन जयति, भवान धन जयति, उसका क्या बना? भवान जयति, आधन्या में आदेश हो जाएगा। सिंचौवा, अगला सूत्र 89 नंबर का सिंचौवा, शकार परे होने पर पदांत नकार को विकल्प से निच आदेश होता है। अब कह रहे हैं कि पद के अंत में नकार से सकार परे होने पर उस नकार के स्थान पर निच आदेश होता है, आधन और आधच आदेश होता है। जैसे उदाहरण दिया कुर्वन शूरहा, कुर्वन धन शूर, तो कुर्वन शूरहा, यहाँ ना का क्या हो गया? 88 नंबर के सूत्र से या कुर्वन शूरहा। और वर्ग प्रतिबिंब सकारः सर यवर पर शकारम नावा, 71 नंबर के सूत्र से एक परिवर्तन और किया, शा का छा कर दिया, शकार का छकार हो गया, तो कुर्वन शूरहा, ये भी इसका बन सकता है। अगला 90 नंबर का सूत्र है डढणेषु णम। डढणेषु णम, कह रहे हैं कि आदि नहा, भवान धन दीनहा, तो डा इसमें दा मिल गया, डी नहा का डा,
इसलिए भवान के न का क्या हो जाएगा, णा, भवान ढीना, डीना, ना के स्थान पर णा हो जाएगा, भवान डीना। भवान धन ढौकते, तो भवान ढौकते। इस तरह से इस सूत्र को बनाए। अगला सूत्र कह रहा है मौनोस्वारम व्यंजने, व्यंजन के परे होने पर पदांत मकार के स्थान पर अनुस्वार होता है। व्यंजन के परे होने पर पद के अंत में यदि म है तो उसका अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं त्वम धन लुनासी, त्वम धन लुनासी, उसका म का त्वम में जो म है अंत में उसका मकार के स्थान पे अनुस्वार हो जाएगा, तो त्वम लुनासी। विराम, अगला सूत्र कहता है विरामे वा, विराम होने पर पदांत मकार के स्थान पर विकल्प से अनुस्वार होता है। विराम का अर्थ क्या है, जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो अपन पूर्ण विराम लगाते हैं, तो विराम हो गया यानी वाक्य पूर्ण हो गया। तो जो अंतिम शब्द है, अंतिम व्यंजन है, वहां पर यदि अनुस्वार आता है तो उसको क्या कह रहे हैं, विरामे वा, यानी वहां पर विराम होने पर पदांत के मकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अंत में माँ आता है तो उसका अनुस्वार हो जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया देवा नाम, देवा नाम, तो देवा नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, और उसको ही माँ जो अंत में आया है उस माँ का अनुस्वार करके यानी देवा नाम भी लिख सकते हैं। अगला सूत्र कह रहे हैं वर्गे तदवर्ग पंचमम वा, वर्ग परे होने पर पदांत मकार के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम अक्षर विकल्प से होता है। पद के अंत में जो मकार था तो उसी वर्ग का पंचम अक्षर विकल्प से होता है। कब, जब वर्ग के परे होने पर। अर्थात जैसे उदाहरण दिया त्वम धन करोसी, त्वम धन करोसी, यहाँ क्या कह रहे हैं, त्वम में क्या आ गया, मकार, और करोशी यानी वर्ग का प्रथम अक्षर है क, तो करोशी आ गया। अब सूत्र अपना कहता है कि मकार के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम अक्षर विकल्प से होता है, तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा, त्वं करोशी, विकल्प से त्वं करोशी। और यदि इसका पंचम अक्षर नहीं करेंगे तो मकार का सीधे अनुस्वार करके ही बना सकते हैं, तो त्वं करोशी, मौनोस्वारम व्यंजने से त्वं करोशी भी बन सकता है। और यदि ये 93 नंबर का सूत्र लगाएंगे वर्गे तद्वर्ग पंचमम वा, तो त्वं करोशी। अगला सूत्र कहता है 94 नंबर का यवालेषु वा, यकार वकार लकार परे होने पर पदांत मकार को विकल्प से पर रूप होता है, यानी याहो वाहो लाहो, और उसके परे होने पर मकार को विकल्प से पर रूप होता है। उदाहरण दे रहे हैं त्वये त्वम धन यासी, त्वम धन यासी। अब यहाँ यकार आ गया यासी का और मकार उससे पहले है, तो त्वम का जो मकार है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, पूर्व पर रूप, यकार का पर रूप, अर्थात त्वयासी, या डबल हो गया त्वयासी। और यदि सूत्र को नहीं लगाएंगे तो प्रथम जो स्थिति थी माँ का अनुस्वार करके वह भी बना सकते हैं, त्वम यासी या त्वयासी। इस प्रकार से ये व्यंजन संधि का प्रकरण पूर्ण हुआ और हमारा समय भी हो गया है। विसर्जन संधि अब बाद में लेंगे, हो सकता है कल भैया जी आगे पढ़ा है, भैया जी नहीं जुड़ पाएंगे तो अपन अपना व्यंजन संधि वाला विषय रखेंगे, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं अपन। जावानी के जान के तुझे लोकाल तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ, हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिले, तू तेरी शरणा गहे तू पावे सुख चैन। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को यथा योग्य अभिवादन। और जो संस्कृत व्याकरण की कक्षा चल रही है तो जिस दिन अपना संस्कृत का कक्षा भैया जी के द्वारा ज्वाइन नहीं हो पाती है उस दिन अपन ऐसे ही रिवीजन किया करेंगे और घर में बैठ के भी उन सूत्रों का पाठ प्रतिदिन करना प्रारंभ करें, क्योंकि जैसा कि भैया जी ने बताया था कि तत्वार्थ सूत्र के एक बार पाठ करने से एक उपवास का फल मिलता है,
लेकिन यदि कातंत्र रूपमाला के सूत्रों का पाठ करें तो 2 उपवासों का फल मिलता है। तो अभी तो हम पूरे नहीं कर पाएंगे, तो जितने सूत्र अभी हमारे हो गए हैं उनका प्रतिदिन पाठ करना प्रारंभ कर दें, जिससे हमें याद भी हो जाएगा और उन सूत्रों के पाठ से हमारी अंतरंग विशुद्धि भी बढ़ेगी। सभी को जय। दीदी वंदना। जय जिनेंद्र अरुण भैया।